नमस्कार दोस्तों। सोचो, आप आराम से YouTube खोलते हो, चाय का कप हाथ में है और सामने एक सवाल आता है, क्या दुनिया की राजनीति धीरे धीरे बदल रही है? अब आप बोलोगे, भाई हमें क्या, हम तो बस रील्स देख रहे थे। लेकिन रुकिए, कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। आज पूरी दुनिया में एक ट्रेंड चल रहा है, राइट विंग पॉलिटिक्स का जबरदस्त उभार। चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो अमेरिका में, जॉर्जिया मेलोनी इटली में, या नरेंद्र मोदी भारत में। सालों तक ऐसा लगा कि ये वेव अनस्टॉपेबल है, जैसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड जिसे कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन 2026 में एक ट्विस्ट आया, और ऐसा ट्विस्ट जिसे देखकर पॉलिटिकल एनालिस्ट्स भी बोले, ओहो, ये तो प्लॉट ट्विस्ट हो गया। हंगरी में जहां विक्टर ओरबान पिछले 16 साल से सत्ता में थे, हार गए। जी हां, पूरे 16 साल। मतलब कुछ लोगों के रिश्ते भी इतने लंबे नहीं चलते जितना उनका पॉलिटिकल करियर चला। अब ये सिर्फ एक देश की खबर नहीं है, ये एक सिग्नल है कि जो सिस्टम बहुत मजबूत दिखता है वो भी कभी ना कभी क्रैक कर सकता है। अब समझते हैं कि हंगरी में हुआ क्या था। 2010 में ओरबान आए सत्ता में, और वो भी ऐसे नहीं, 2/3 बहुमत के साथ, मतलब फुल पावर मोड ऑन। उस समय 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद लोगों में गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन था, और उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग लीडर को चुना। लेकिन यहां से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। सिर्फ सरकार नहीं बदली, पूरा सिस्टम रीडिजाइन होने लगा। 2011 में कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कम हुई, सीनियर जजेस रिप्लेस हुए, मीडिया लैंडस्केप पूरी तरह बदल गया। 400 प्लस आउटलेट्स एक प्रो गवर्नमेंट इकोसिस्टम में मर्ज हो गए। मतलब इमेजिन करो, अगर हर न्यूज चैनल एक ही बात बोले, सब बढ़िया है। इलेक्शन रूल्स भी ट्वीक हुए, डिस्ट्रिक्ट्स रीड्रॉ हुए, सब कुछ टेक्निकली लोकतंत्र के अंदर हुआ, लेकिन धीरे धीरे रूल्स बदलते गए। ऑनरबन ने इसे नाम दिया ए लिबरल डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी है पर थोड़ी कस्टमाइज्ड वर्जन। और काम भी किया। 2014, 2018, 2022 लगातार जीतते रहे। लेकिन असली कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली कहानी यहां से शुरू होती है। धीरे धीरे डेटा बदलने लगा, डेमोक्रेसी इंडेक्स गिरा, सिविल लिबर्टीज कम हुई, यूरोपियन यूनियन ने फंड्स रोक दिए, इन्फ्लेशन बढ़ गया। और ये वो चीज है जो हर घर में फील होती है, चाहे आप इकोनॉमिस्ट हो या सिर्फ ग्रोसरी खरीदने वाले आम इंसान। ऊपर से सिस्टम स्टेबल दिख रहा था, लेकिन नीचे प्रेशर बिल्ड हो रहा था। और फिर 2026 में बूम, 16 साल बाद डिफीट। ओरबान खुद बोले, पेनफुल डिफीट। तो लेसन क्या है? पावर हमेशा कंट्रोल से नहीं चलती, आखिर में डिलीवरी मैटर करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, डेमोक्रेसी अचानक कोलैप्स नहीं होती, वो धीरे धीरे स्लाइड करती है। दुनिया में डेमोक्रेसी को मेजर करने के लिए एक इंडेक्स होता है, डेमोक्रेसी इंडेक्स, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। अब सुनो इसका हाल। ग्लोबल एवरेज स्कोर जो है करीब 5.17, जो पिछले कई दशकों में सबसे कम है। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है जैसे क्लास का एवरेज गिर जाए और टीचर बोले, पूरी क्लास ही वीक है। और सबसे शॉकिंग बात, सिर्फ 45% लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं और करीब 40% लोग ऑथोरिटेरियन रूल में। मतलब दुनिया आधी से ज्यादा जगह पर आपकी मर्जी से नहीं, उनकी मर्जी से चल रही है। अब थोड़ा जूम करते हैं और आते हैं अपने देश भारत पर। इंडिया का स्कोर है लगभग 7.2, जिसे क्लासिफाई किया गया है फ्लोर्ड डेमोक्रेसी। अब नाम सुनकर लगेगा, अरे फ्लोर्ड है मतलब थोड़ी गलती तो चलती है, जैसे हम बोलते हैं थोड़ा इम्परफेक्ट है पर दिल से अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम यहां डिटेल में है। देखो, डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन नहीं होती, मतलब सिर्फ वोट डालना ही सब कुछ नहीं है। इंडिया इलेक्शन प्रोसेस में अच्छा स्कोर करता है, मतलब वोटिंग सिस्टम स्ट्रांग है। लेकिन जहां इश्यू आता है वो है सिविल लिबर्टीज, लगभग 4.7 के आसपास गिर चुका। पॉलिटिकल कल्चर, ट्रस्ट कम, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ टॉप कंट्रीज से काफी पीछे। मतलब सिंपल भाषा में, आप वोट तो दे सकते हो लेकिन सिस्टम के बाकी पार्ट्स थोड़े कमजोर मोड में हैं। और ये गिरावट अचानक नहीं हुई। 2014 के बाद धीरे धीरे स्कोर स्लिप होने लगा। कोई ओवरनाइट क्रैश नहीं, बस धीरे धीरे स्लाइड, जैसे वजन कम करने का प्लान। पहले दिन मोटिवेशन हाई, फिर धीरे धीरे चिप्स वापस प्लेट में आ जाते हैं। अब इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखो,
यूएसए 2016 के बाद डिक्लाइन, इंडिया 2014 के बाद, साउथ अफ्रीका वीकनिंग, ब्राजील अनस्टेबल, इंडोनेशिया बस मिड लेवल पर टिके हुए। मतलब दुनिया की बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज भी परफेक्ट नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनमें से कोई भी फुल डेमोक्रेसी कैटेगरी में नहीं आता। तो पैटर्न क्या है? डेमोक्रेसी अचानक खत्म नहीं होती, कोई सुबह उठकर अनाउंस नहीं करता आज से डेमोक्रेसी बंद, बल्कि इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे वीक होते हैं, ट्रस्ट कम होता है, गवर्नेंस स्लिप होती है, और ये सब साइलेंटली होता है, बिना ज्यादा नॉइस के। मतलब कोई भी लीडर ऐसे ही अचानक पीक पर नहीं पहुंचता और फिर अचानक गिर भी नहीं जाता। इसके पीछे एक पैटर्न होता है, और वही पैटर्न समझने के लिए आता है एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, गार्टनर हाइप साइकिल। नाम सुनकर थोड़ा कॉर्पोरेट सा लग रहा है, जैसे एचआर ने फिर से मीटिंग बुला ली हो, लेकिन ट्रस्ट मी, ये कॉन्सेप्ट पॉलिटिक्स में भी 100% फिट बैठता है। इस साइकिल को सिंपल भाषा में समझो, हर चीज चाहे टेक्नोलॉजी हो, स्टार्टअप हो या पॉलिटिक्स, एक जर्नी फॉलो करती है। 1, शुरुआत होती है एक्साइटमेंट से। 2, फिर एक्सपेक्टेशंस पीक पर जाती हैं। 3, उसके बाद रियलिटी धीरे धीरे सामने आती है। 4, लोग डिसअपॉइंटेड होने लगते हैं। 5, और आखिर में सिर्फ परफॉर्मेंस बचता है। मतलब शुरुआत में वाह वाह, बीच में देखते हैं, और अंत में काम दिखाओ। अब इस फ्रेमवर्क को अप्लाई करते हैं विक्टर ओरबान पर। 2010 इनोवेशन ट्रिगर, इकोनॉमिक क्राइसिस, पब्लिक एंगर और एक स्ट्रॉन्ग एंटी एस्टैब्लिशमेंट लीडर, लोग बोले बस अब यही चाहिए। 2013 से 14 पीक ऑफ एक्सपेक्टेशंस, मैसिव मैंडेट, कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस, फुल नैरेटिव कंट्रोल, मतलब पॉपुलैरिटी टॉप गियर में। लेकिन यहां ट्विस्ट आता है, नॉर्मली इस स्टेज के बाद डिसइल्यूजनमेंट शुरू हो जाता है, लेकिन ओरबान ने इसे डिले कर दिया। 2014 से 2020 प्लेटो फेज, उन्होंने सिस्टम को टाइटली कंट्रोल किया। मीडिया कंसोलिडेशन, इंस्टीट्यूशंस पर इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट फुली मैनेज्ड। मतलब जैसे एग्जाम में चीट करके मार्क्स तो अच्छे आ जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट अंदर से क्लियर ना हो। लेकिन रियलिटी को फॉर एवर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। 2020 के बाद इन्फ्लेशन बढ़ा, ईयू के साथ टेंशंस, पब्लिक ट्रस्ट गिरा, और फिर 2026 शार्प फॉल। 16 साल बाद सिस्टम कोलैप्स हो गया, धीरे नहीं, डायरेक्ट झटका। अब इसी साइकिल पर डालते हैं नरेंद्र मोदी को। 2013 से 14 इनोवेशन ट्रिगर, नई लीडरशिप, डेवलपमेंट नैरेटिव, एंटी एस्टैब्लिशमेंट पिच, पूरा देश बोला अब आएगा मजा। 2014 से 2019 पीक ऑफ एक्सपेक्टेशंस, मैसिव इलेक्शन विंस, स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप, फुल नैरेटिव डोमिनेंस। ये वो स्टेज है जहां बिलीफ सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। अब आता है क्रूशियल पार्ट, 2020 के बाद डिसइल्यूजनमेंट फेज शुरू, इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ना, जॉब्स बड़ा इश्यू बनना, इन्फ्लेशन लोगों को सीधे हिट करना, मतलब एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी का क्लैश शुरू। और सबसे इंटरेस्टिंग डिफरेंस क्या है, ओरबान ने डिसइल्यूजनमेंट डिले किया, लेकिन इंडिया में ये फेज ऑलरेडी विजिबल है। मतलब हम अभी लेट डिसइल्यूजनमेंट में हैं। अब इस स्टेज पर 2 ही रास्ते होते हैं, एक, सिस्टम खुद को सुधार ले और स्टेबल परफॉर्मेंस पर आ जाए। 2, या प्रेशर इतना बढ़ जाए कि सिस्टम ब्रेक कर जाए। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब नैरेटिव नहीं, रिजल्ट्स डिसाइड करेंगे। तो असली सवाल, क्या हिस्ट्री रिपीट होगी या स्टोरी यहां से बदल जाएगी? हंगरी वर्सेस भारत। पहले एक ब्लंट फैक्ट, विक्टर ओरबान 16 साल सत्ता में, नरेंद्र मोदी 10+ साल और 2029 तक लगभग 15 साल। मतलब टाइमलाइन भी ऑलमोस्ट मैच कर रही है और पैटर्न भी। अब कंपैरिजन करते हैं बिना शुगर कोट किए। 1, मीडिया कंट्रोल। हंगरी में क्या हुआ? 400+ मीडिया आउटलेट्स एक प्रो गवर्नमेंट इकोसिस्टम में आ गए। भारत में क्या होता है? हम इसे कैजुअली बोलते हैं गोदी मीडिया। मतलब मीडिया का एक बड़ा हिस्सा सवाल पूछने से ज्यादा सपोर्ट मोड में दिखता है। तो इंस्टीट्यूशंस और सिविल लिबर्टीज। हंगरी, कोर्ट्स वीक हुए, सिविल लिबर्टीज डाउनग्रेड हुई, डिसेंट डिस्करेज किया गया। भारत, डेमोक्रेसी इंडेक्स में सिविल लिबर्टीज गिर रही हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट वीक है। मतलब टेक्निकली
डेमोक्रेसी है, लेकिन क्वालिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज लगती है। 3, नैरेटिव वर्सेस रियलिटी। हंगरी में नैरेटिव स्ट्रांग था, सॉवरेंटी, आइडेंटिटी, स्ट्रांग लीडरशिप, लेकिन ग्राउंड पर इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक स्ट्रेस बढ़ रहा था। भारत में नैरेटिव अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन महंगाई, इन्फ्लेशन, जॉब्स का इश्यू, इनकम प्रेशर, ये सब धीरे धीरे लोगों को फील हो रहा है। मतलब टीवी पर सब अच्छा दिख सकता है, लेकिन किचन में बजट ही असली रियलिटी बताता है। 4, डिसइल्यूजनमेंट। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। ऑन अर्बन ने डिसइल्यूजनमेंट डिले किया, लेकिन रोक नहीं पाए, और जब आया तो डायरेक्ट डिफीट। भारत में ये फेज ऑलरेडी शुरू हो चुका है। मतलब अभी हम उस स्टेज पर हैं जहां लोग पूछना शुरू करते हैं, ठीक है, बातें बहुत हो गई, अब रिजल्ट कहां है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या वही होगा जो हंगरी में हुआ? सच बोलें तो पैटर्न तो सेम दिख रहा है, डेटा भी सिमिलर संकेत दे रहा है, प्रेशर भी बिल्ड हो रहा है, लेकिन आउटकम अभी तय नहीं है, क्योंकि इस स्टेज पर 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं। ऑप्शन 1, सिस्टम खुद को करेक्ट करे, इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हो, गवर्नेंस इंप्रूव हो, ट्रस्ट वापस आए और डेमोक्रेसी स्टेबल हो जाए। ऑप्शन 2, प्रेशर इग्नोर होता रहे, इश्यूज एक्यूमुलेट होते रहे, गैप बढ़ता जाए एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के बीच, और फिर एक पॉइंट पर सिस्टम ब्रेक कर जाए, जैसे हंगरी में हुआ। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये डिसीजन नेताओं का नहीं, वोटर्स का होता है, क्योंकि अंत में डेमोक्रेसी में पावर वही तय करता है जिसके हाथ में वोट है। तो रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि पैटर्न एग्जिस्ट करता है या नहीं, बल्कि ये है कर्व कब टर्न करेगा। और यही वो पॉइंट है जहां पॉलिटिक्स ड्रामा नहीं रहती, रियलिटी बन जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, नहीं आया तो फिर से देख लो, शायद इस बार समझ आ जाए। सब्सक्राइब भी कर लो, और हां, बेल आइकन दबाना मत भूलना, वरना यूट्यूब भी बोलेगा भाई मैं क्या करूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सवाल पूछते रहो, क्योंकि बिना सवाल के डेमोक्रेसी भी साइलेंट मोड में चली जाती है।